हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर होंगे। और आज कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम सेकेंड ईयर का एक और वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूं, जिसमें मैंने आपका जो इंट्रोडक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करने की कोशिश की है। तो ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम में आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और बेसिक सा ही है, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव क्या है। सो जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड हाउ डज़ इट डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है और अभी आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो आपको उसमें इतना डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। और इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ डेफिसिट थी, कुछ कमियां थी, जिनको आप कॉस्ट अकाउंटिंग में सही करते हो और जिनको आप उस पर ध्यान देते हो। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो ये आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि दोनों ही अपना अपना अलग फील्ड है और काफ़ी ब्रॉड है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए अगर आप किसी फैक्ट्री में हो, वहाँ की कॉस्ट आप संभालते हो। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आप जो भी फैक्ट्री के फाइनेंशियल डेटा हैं आप उनको इवैल्यूएट करते हो, उनको चेक करते हो, ऑडिट करते हो। और अगर कॉस्ट कम या ज़्यादा करने की बात है तो जाहिर सी बात है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग आना चाहिए। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जब आप अपना चैप्टर पढ़ोगे तो आपको उसमें मेथड भी पता चलेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। इसके अलावा जो आपको टर्म्स दिए हैं जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी और कई सारे टर्म्स हैं, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या डेफिसिट हैं जिनकी वजह से आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो। तो कई सारे क्वेश्चन हैं, आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उन सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने आपके ये जो बेसिक क्वेश्चन आपके दिए हैं दो, इनके आंसर आपको समझाने की कोशिश की है। तो आइए इनके आंसर्स भी देख लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग आप तब करते हो जब आपका कोई ऐसा बिजनेस हो जहाँ पे आप प्रोडक्शन भी कर रहे होते हो। अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो वहाँ पे आपको कॉस्ट अप्लाई करने की ज़रूरत भी पड़ेगी, कॉस्ट कम करना है या ज़्यादा करना है। और बिज़नेस में दो तरह के बेसिकली आपके अकाउंट्स होते हैं, पहले होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स, इसके बाद होते हैं कॉस्ट अकाउंट्स, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो। अब फाइनेंशियल अकाउंट में क्या क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपकी क्या क्या डेफिशिएंसीज, क्या क्या कमियां आई थी जिसकी वजह से आपने कॉस्ट अकाउंटिंग को इससे डिफ़र कर दिया। तो पहला पॉइंट आपका दिया है लैक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। हिंदी में आप इसको बोलते हो व्ययों के वर्गीकरण का अभाव, यानी कि बिजनेस में कई तरह के व्यय होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आप जिसको बोलते हो, तो इनको आप डिफ़र नहीं कर पाते हो। फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के कुछ एक्सपेंसेस होंगे, आपके ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो इन सबको आपको अलग करना होता है जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं कर पा रहे होते। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हो, आप जितना भी आपने मैन्युफैक्चरिंग में या आपने जो भी गुड्स के प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स का जो भी प्राइस है आप पूरा वो दिखा देते हो, पर किस गुड में किस लेवल में आपका कितना खर्चा हुआ है वो चीज़ आप वहाँ पे क्लियरली नहीं शो कर पाते। तो वो सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल कहाँ मिल जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट वही चीज़, सेम चीज़ है, आपको टोटल कॉस्ट के बारे में जानकारी ही नहीं हो पाती। अब मान लीजिए आपने मैगी के प्रोडक्शन की एक यूनिट डाली, आप मैगी बना रहे हो। अब सबसे पहले उसमें आपको अपना बैटर तैयार करना है, फिर नूडल्स बनाने हैं, फिर आप मसाला बनाओगे, फिर उसको पैक करोगे। तो हर स्टेप पे, हर स्टेज में आपकी कितनी कॉस्ट लगी है वो आप नहीं बता पाओगे। आप टोटल बता दोगे मैंने मैगी का प्रोडक्शन किया, उसमें टोटल कॉस्ट मेरी इतनी लगी, पर किस स्टेप पे, पैकिंग में आपका कितना कॉस्ट लगा है, इसके बाद जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, जब आपने बैटर बनाया था तब आपकी कितनी कॉस्ट लगी। तो ये सारे ही कॉस्ट को आप अलग अलग इसमें नहीं कर सकते हो, किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है लैक ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॉक एंड मटेरियल। किस चीज़ के प्रोडक्शन में आपका कितना मटेरियल लगा है, कितना आपके पास स्टॉक है, कितना आपने लेबर पॉइंट है वो भी सेम ही है। तो आपका मटेरियल, लेबर और जो भी चीज़ें हैं आप उनको अलग अलग नहीं कर पाते हो और आप वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं कर पाते हो। सामग्री व स्टॉक के संबंध में विस्तृत सूचना का अभाव। देन उसके बाद आगे आपको दिया है फिफ्थ पॉइंट है आपका प्रॉपर लैक ऑफ प्रॉपर मेथड ऑफ वेज पेमेंट। वेज पेमेंट जो आप अपने वर्कर्स को वेज प्रोवाइड कर रहे होते, लेबर टर्नओवर आप पीछे पड़ चुके हो, वेज पेमेंट भी आप पीछे पड़ चुके हो, तो आप उनको किस तरह से सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो उसका कोई प्रॉपर मेथड ही नहीं पता चलता है। कोई पैकेजिंग में लगा है उसको आप अलग कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, अलग वेज दे रहे हो, कोई आपका डिस्ट्रीब्यूशन में है उसका अलग है। तो यहाँ पर आप कुछ प्रॉपर मैथड नहीं अप्लाई कर पा रहे हो। देन उसके बाद आपका सिक्स पॉइंट दिया है एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी मेजर्ड। इसका मतलब ये है कि आपके व्यवसाय की जो
कार्य क्षमता है उसका आप माप नहीं कर सकते हैं या माप उसकी असंभव है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए आपका बिजनेस है, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, तो अलग अलग लेवल पे आप अलग अलग प्रोडक्शन कर रहे होंगे। कहीं पे आपको ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, कहीं पे आपको कम नुकसान हुआ है, ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो किस लेवल पे आपको कितना फ़ायदा हुआ है या नुकसान, ये आप इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि इस पर तो आप टोटल मीसर करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको एफिशिएंसी नहीं पता चलती। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफ़िकल्टीज़ इन डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे, और जब आप मुझे ये बताएंगे कि टेंडर प्राइस क्या होता है तो आप ये समझ जाएंगे कि आप टेंडर प्राइस को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे या उसको पता करने में आपको डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। टेंडर प्राइस क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि फ्यूचर में आपको जिसका प्रोडक्शन करना होता है उसका आप बेसिकली एक बजट बनाते हो। तो जब आपको हर स्टेप पे, हर स्टेज में कितनी आपकी कॉस्ट लग रही है आपको नहीं मालूम होगा, तो जो आप अपना टेंडर प्राइस बनाओगे वो भी आपका क्लियर नहीं होगा। सो ये मैंने आपको डेफिशिएंसीज इसलिए बताई थी क्योंकि हो सकता है आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो यही आपका बेस है आगे के लिए। देन उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशन भी दी हुई हैं, तो आपको ये डेफिनेशंस पढ़नी होंगी और इनको याद भी करना होगा। पहली डेफिनेशन आपको दी है आर.एन. कार्टर की। तो कार्टर का कहना है कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स द मटीरियल यूज्ड एंड लेबर एम्प्लॉयड। जो मटीरियल आपने यूज़ किया और जो लेबर आपके वर्क में लगे हैं, कौन सा वर्क? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन कमोडिटी और ऑन अ पर्टिकुलर जॉब। किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के मैन्युफैक्चरिंग में या फिर किसी एक पर्टिकुलर जॉब में जो भी आपके वर्कर या आपका जो भी मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है, तो आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको बोलते हो कॉस्ट अकाउंटिंग। हिंदी में आपको डेफिनेशन दी है किसी वस्तु के निर्माण अथवा किसी उपकार पर प्रयुक्त सामग्री तथा श्रम का खातों में लेखा करने की प्रणाली को लागत लेखांकन कहते हैं। जो आप रिकॉर्ड करते हो उसको आप यहाँ पे लागत लेखांकन बोलते हो। सो ये आपकी आर.एन. कार्टर की डेफिनेशन है, काफ़ी फेमस है और ये डेफिनेशन आपको याद करनी होगी क्योंकि ये आपसे पूछी भी जाती है अक्सर। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे दी है, एक लाइन की डेफिनेशन है, ये ICWA लंदन की तरफ से है। ICWA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स। तो इनकी डेफिनेशन है कॉस्टिंग इज़ द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। तो कॉस्टिंग, इनका कहना है कि कॉस्टिंग एक टेक्निक है या एक प्रोसेस है जिससे आप अपनी कॉस्ट पता करते हो। लागत लेखांकन लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया है। तो लागत लेखांकन क्या है? लागत पता करने की एक तकनीक या प्रक्रिया है। इसके बाद आपको थर्ड डेफिनेशन यहाँ पे दी है, ये हैं आपके R.R. गुप्ता। सो द थिंग वॉज आई वॉज सरप्राइज, क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी होंगी, जो भी उनके ऑथर्स हुए होंगे, वो अपनी कंट्री के नहीं थे, और ये R.R. गुप्ता हैं, हमारे यहाँ के ही हैं। तो मैंने इनकी डेफिनेशन आपको इसलिए पढ़ने के लिए दी है ताकि आप भी पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने, ताकि लोग आपके बारे में और आपके काम के बारे में पढ़ें। फिलहाल कॉस्ट अकाउंट्स आर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेयर बाई एक्सपेंडिचर इज एनालाइज्ड to find the total cost of each particular unit of production with a reasonable degree of accuracy and to show how such cost is made up. सो इनका कहना है कि ये एक सिस्टम है अकाउंटिंग का जिसमें आप एक्सपेंडिचर पता करते हो, उसको एनालाइज करते हो पता करने के लिए कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, जो भी है आपका पर्टिकुलर यूनिट जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसका पर्टिकुलर यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है, ये आप पता करने के लिए कॉस्ट अकाउंट जो भी आप यूज़ करते हो वो विद अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड टू शो हाउ सच कॉस्ट इज़ मेड अप, जो सही हो और जिसमें दिखाया जा सके कि आपने ये कॉस्ट कैसे पता की है। नीचे आपको हिंदी में भी डेफिनेशन दी हुई है, लागत लेखों की एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा व्ययों का विश्लेषण इस प्रकार किया जाता है कि उत्पादन की एक विशेष इकाई की कुल लागत उचित शुद्धता के साथ जानी जा सके और यह दिखा सके कि ऐसी कुल लागत किस प्रकार आई है। तो आपने अभी तक 3 डेफिनेशन पढ़ी हैं, तो इनमें से आपको कम से कम 2 तो याद होनी ही चाहिए। अब ये ना कीजिएगा जो आपको 1 लाइनर दी है आप एक उसको याद कर लें और एक कोई और याद कर लें। तो डेफिनेशन आपको 3-4 आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़े एग्जाम्स में जाते हो तो आपसे डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती हैं और इसके नाम पूछ लेंगे या आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे। यहाँ पे आपको स्कोप दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो सबसे पहले आपको कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना होता है, फिर रिकॉर्डिंग है, एलोकेशन, डिटर्मिनेशन, कंपैरिजन, कंट्रोल, रिपोर्टिंग, रिडक्शन एंड ऑडिट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सारी फील्ड इन्वॉल्व होती हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्क करने जा रहे हो। देन उसके बाद आपको नीचे दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग इन इंडिया। सो इंडिया में 1944 में आपका IICWA बना था, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। तो आज़ादी के बाद आपके
देश में अकाउंटेंट की मांग बढ़ने लगी, तो उसको देखते हुए ये जो आपका एक इंस्टीट्यूट बना था, उसी के साथ साथ 1959 में आपका CWAA कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट, आपका एक एक्ट बना दिया गया, जिसको लेटर इंडिपेंडेंट बॉडी घोषित कर दिया गया था। यानी कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते थे, अपने हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज़ मैनेज कर सकते थे। उसमें सिर्फ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती थी, क्योंकि सारे राइट्स उन्हीं के पास थे। और इस एक्ट को बाद में 1965 में अमेंडमेंट भी हुआ था, इसमें कुछ चेंजेस भी हुए थे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका पहले कोलकाता में था। और इसमें कई सारी बातें बताई गई थी, पर उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताई गई थी कि अगर कोई शुगर, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल, रबर, ट्यूब, जूट, कॉटन, ऐसी कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है जिनमें इनका प्रोडक्शन होता है, तो उनको एक कॉस्ट अकाउंटेंट रखना कंपलसरी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मेथड्स बताए गए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो पहला है आपका यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, जिसमें आप जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी पर यूनिट आप कॉस्टिंग करते हो। दूसरा है जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये सारे ही मेथड्स क्या हैं, ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। इसके अलावा आपका इंट्रोडक्शन है, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जितना पता चले आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कई सारे क्वेश्चन इसमें बनकर आते हैं, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ये 3 टर्म्स दिए हैं, जिनका मतलब आपको फाइंड आउट करना होगा और आपको याद करना होगा। पहला है कॉस्टिंग, कॉस्टिंग क्या होता है। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा है आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपने अभी पढ़ा है, कुछ तो आपको समझ में आया हो, पर आप अपने शब्दों में अगर उसको अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको इन तीनों ही टर्म्स के मतलब पता करने होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा हो तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच। आप अपने घर पे सेफ रहिए।